इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखने और सुनने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे। एक तो आज सेनेट में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को इल्तवा करने के लिए करारदाद मंजूर की गई है। उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमें मिली और आप सब भी आज सारा दिन टेलीविज़न पर देखते रहे कि आज सेनेट में हुआ क्या। उसके अलावा आज फैसला महफूज कर लिया गया है और ताहयात नाअहली होगी या 5 साल के लिए होगी, वो मैंने आपको परसों भी बताया था और आज फिर उसके ऊपर एक आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और मरीम नवाज़ के हवाले से एक स्टोरी लीक हुई है, एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी आपके लिए अगर आप सुनेंगे उस स्टोरी को। और साथ में दो तस्वीरें भी हैं मरीम नवाज़ साहिबा की जो स्टोरी के साथ पोस्ट की गई हैं। तो आपके सामने ये आज की स्टोरी। और हाँ, एक और अहम बात, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई, ये बड़ा अहम मौजू है। इस सारी जो व्लॉग की डिटेल्स होंगी इसमें आपको इसके मुतालिक तमाम तर फैक्ट्स जो हैं वो बताएंगे कि ये लड़ाई कैसे हो रही है और इसका फ़ायदा किसको होगा। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा या नहीं, इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो शुरू करते हैं सेनेट की आज की करारदाद से। आज जो करारदाद पेश की गई है उसका मकसद ये है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। किसने पेश की ये भी आपको बताता हूँ और वो कौन है, उसका क्या ताल्लुक है, किससे है और उसने किसके कहने पे ये करारदाद पेश की आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले करारदाद का मतन ये है कि उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये कि करारदाद ये कहती है कि जी 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा तो उस इलाके में बड़ी ज़्यादा ठंड होगी। कहाँ पे? जहाँ से ये सेनेटर बिलोंग करते हैं और वो नॉर्दर्न एरियाज़ और केपी के और बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से थ्रेट अलर्ट भी जारी हो चुके हैं मुसलसल। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पिछले दिनों एक हमला हुआ था उनके कॉन्वॉय के ऊपर, वो जा रहे थे गालबन सवाबी या स्वाबी से, तो वो इस चीज़ का विक्टिम हो चुके हैं। उसके अलावा बाकी पॉलिटिशियंस के हवाले से भी थ्रेट अलर्ट जारी हो चुके हुए हैं। ये उनका करारदाद का मतन है कि जी इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए। और करारदाद सिर्फ 14 लोग उस वक्त मौजूद थे सेनेट में, 100 के करीब का हाउस है और 100 में से सिर्फ 14 सेनेटर, जिनमें कुछ पीपल्स पार्टी के थे, ये एक ग्रुप है जिन्होंने आज सेनेट में करारदाद पेश की। उस ग्रुप के सारे लोग मौजूद थे, पीटीआई के लोग मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के थे और मुस्लिम लीग नून के भी थे। दो सेनेटर्स ने, सेनेटर अफनानुल्लाह और एक गालबन पीपल्स पार्टी के शायद सेनेटर हैं या कोई और, उन्होंने ये कहा, उस करारदाद की मुखालफत की कि नहीं, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो इस करारदाद की आईनी हैसियत क्या है? इस करारदाद की कोई आईनी हैसियत नहीं। ये करारदाद फ़कत एक इंडोर्समेंट होती है किसी भी इशू को लेके कि हम इस इशू को याद रखे हुए हैं, ये इशू ऐवान में ज़ेर बहस है या ये वो इशू है जो ज़ेर बहस होना चाहिए था या ये इम्पोर्टेंट इशू है और हम उसके ऊपर ये चीज़ समझते हैं कि ये होनी चाहिए या ये फैसला होना चाहिए। तो वो करारदाद की ये हैसियत है। अच्छा, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने मिलकर मुशावरत करके कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर वर्डिक्ट दिया हुआ है। तो क्या वो करारदाद उस वर्डिक्ट को काट सकती है या करारदाद की वैल्यू उस वर्डिक्ट से ज़्यादा है? तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। करारदाद की उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। हाँ, मुक़्तदिर हल्के या हाकिम इक़्तिदार या जो शख्स इस वक्त इक़्तिदार में पाकिस्तान की सियासत को चला रहा है, बैठा हुआ है, अगर उनको ये लगता हुआ कि ये फैसला हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसका कोई बेनिफिट हो सकता है, तो वो शायद इस मरी करारदाद को या जिस कानून की कोई वैल्यू नहीं है उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सामने फिर अदालतें भी कुछ नहीं होंगी, पार्लिमान भी कुछ नहीं होगा। इस टाइम जो सिर्फ एक इदारा अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जो मौजूद है अपनी असल हालत में, क्योंकि बाकी सब तो इस वक्त तहलील हो चुके हैं, कौमी असम्बलियाँ या सूबाई असम्बलियाँ, सिर्फ सेनेट बाकी है और ये हमेशा बाकी रहता है। इसमें मिनिमम तादाद 50 की भी होती है जब सेनेटर रिटायर्ड हो जाते हैं। अब इसको 14 सेनेटर्स ने मंजूर कर दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर अगर कोई चाहता हुआ तो इसकी वैल्यू बना लेगा और इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। दिलावर खान जिसने ये सेनेट में करारदाद पेश की, ये सेनेटर कौन है?
नाज़रीन, ये फाटा से है, ये 6 से 7 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है और ये हमेशा आज़ाद मुंतखब होता है। दिलावर खान साहब इससे पहले भी सेनेटर मुंतखब हो चुके हुए हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के हाथ के लोग होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का साथ देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ही इन्हें वोट लेके देती है और ये पैसों के बलबूते पर अपने वोट खरीदते हैं। इस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हैं वो बड़े अमीर और कबीर हैं और बड़े ही रईसुज़्ज़मान लोग हैं, उनके अपने अपने बिजनेसेस हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। वो टॉप नॉच है जो मिनिमम 5% मादर के साथ जो सिर्फ 5% लोग हैं जो इस मुल्क के तमाम तर पैसे को कंट्रोल करते हैं और ये सेनेटर्स भी उन्हीं में शामिल हैं। अब सुनने में आया, ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी इन्होंने ये करारदाद एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे पेश की है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे क्यों पेश किया? जबकि एस्टैब्लिशमेंट तो ये चाहती है कि ताजपोशी की जाए और नवाज शरीफ को लाया जाए, तो फिर वो क्यों करेगी ऐसा? अब कहानी ये है कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन चुका हुआ है और हर जगह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार या सोशल मीडिया पर देखें या जिस बंदे से भी जाके पूछें तो वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को वोट डालना चाहते हैं। वो नून लीग को वोट नहीं डालना चाहते, कहीं कहीं नून लीग मौजूद है, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालना चाहते, बाकी जमातों को वो सिलेक्ट नहीं करना चाहते, इलेक्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को मुंतखब करना चाहते हैं। अब इस सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार भी अगर तहरीक इंसाफ खड़ी करती है तो वो फिर भी जीत जाएंगे। तो उनको ये शायद लग रहा है कि इस वक्त इलेक्शन का वक्त मौजू नहीं है, इसलिए ये एक करारदाद सेनेट के थ्रू पेश करवाई गई। अब सेनेट के अंदर जो करारदाद पेश की गई है वो देखा जाए तो इस वक्त एक ही फोरम है जो कानून साजी कर सकता है या कोई चीज़ कर सकता है, वो भी मुकम्मल नहीं है। सदर की जानिब से भी रोक दिया जा सकता है, हो सकता है सदर भी इंडोर्स कर दें उसको, लेकिन उसकी अहमियत है कहीं ना कहीं। कानून दान शायद इसको ना माने उसकी अहमियत है या नहीं है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं अहमियत होती है। अब वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए। एक फैक्टर कि इमरान खान जीत सकते हैं, दूसरा फैक्टर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई ये है कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आना चाहते हैं और अपनी मर्जी से आना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनको उस तरह उनकी मर्जी के तहत नहीं लाना चाहती। कुछ फैसले ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हैं और नवाज शरीफ उन पर डटे हुए हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनके फैसले कबूल ना हो और ना ही नवाज शरीफ को उतना एक हक दिया जाए जितना वो हासिल करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात क्यों नहीं चाहती? एस्टेब्लिशमेंट इस सेटअप को लिंगर ऑन करना चाहती है क्योंकि मैक्सिमम पावर उनके हाथ में रहे। आज कामरान खान साहब की ट्वीट पढ़ें तो उससे ये अंदाज़ा हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है और यही होगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, इसी तरह इंटरम सेटअप चलता रहेगा। मोहसिन नकवी पंजाब में होंगे और अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर आज़म, इंटरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और एक और साहब हैं जो इस वक्त हाकिम वक्त हैं, उनको उसी तरह 3 साल हुकूमत करने का मौका मिलेगा, जो वो चाहेंगे होगा। अभी तो ये बताया जा रहा है कि माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल केओस है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस सेटअप को लिंगर ऑन करना चाहिए। ये तावीलें पेश की जा रही हैं और कामरान खान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट करके तावील पेश की है। ये तीसरी चीज़ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर इंतखाबात नहीं होते तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ भी ले सकती है, इसका फ़ायदा नून लीग भी ले सकती है, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी भी ले सकती है। लेकिन जमहूरी ताकतें ये चाहती हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस डिरेल होगा तो शायद मुल्क के लिए ये नुकसानदेह साबित हो। IMF हमें पैसे ना दे या दूसरी ताकतें हमारे साथ ताल्लुकात उस तरह इस्तवार न रखें जिस तरह एक जमहूरी मुल्क के साथ रखे जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा इस तरह से है इसमें कि उनकी पार्टी के तो इस वक्त मार धाड़ हो रही है, उनको जिस तरह पकड़ा जा रहा है, तो उनके लिए ये वक्त मौजू नहीं है कि वो इलेक्शन में उतर सके। तो कोशिश ये होगी कि वो अपने इलेक्शन के निशान पर, अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें, लेकिन उनके पास तो इंतखाबी निशान रहा नहीं। अब उनकी आखिरी उम्मीद है तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के फैसले आते हैं, जहाँ जिस तरह का काजी सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, सबको पता है कि कैसे फैसले आ सकते हैं। तो लिहाजा
وہ یہ اب اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جو خبر آپ کو اب دینی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے درمیان 3 پولیٹیکل پارٹیز کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ الحاق کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 شیخ رشید عوامی مسلم لیگ، نمبر 2 مجلس وحدت المسلمین، نمبر 3 JUI شیرانی گروپ. یہ 3 پارٹیز ہیں جن میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد کر کے تحریک انصاف ان کے نشان پر الیکشن میں اتر سکتی ہے. اور اگر تحریک انصاف اسی نشان کے ساتھ میدان میں اتری تو سمجھیں کہ تحریک انصاف صفایا کر دے گی. کوئی پارٹی 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، صرف تحریک انصاف کے پاس ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ شاید انتخابات ملتوی کرنے پڑ جائیں. اچھا، آج کی آخری اور تیسری سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک جرنلسٹ ہیں جی، اسکاٹ بینٹ. آپ یہ ٹویٹ دیکھیے، ان کا یہ نام لکھا ہوا ہے، آپ ٹویٹر پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. انہوں نے سٹوری نمبر 3 پوسٹ کی ہے، اور انہوں نے پہلے بھی 2 سٹوریز مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے پوسٹ کی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے 2 تصاویریں بھی پوسٹ کی ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصاویریں ہیں، اور انہوں نے بڑا زبردست اس کا موضوع لکھا ہے جی، مافیاز پرنسس، سٹوری نمبر 3. اور اس کے نیچے انہوں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں اور آپ سنیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں، یہ ایک سٹوری ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے پاکستان میں، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے باہر سے یہ چیزیں بول دی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مافیا کی شہزادی ایک چالاک اور طاقت کی بھوکی سیاسی رہنما نے اپنی قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نفیس منصوبہ بنایا. یہ سوفسٹیکیٹڈ کو نفیس کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ چالاک، مطلب بڑا ہی کوئی عجیب سا منصوبہ بنایا. میڈیا پر اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پروپیگنڈے کے ذریعے عوامی تاثرات میں ہیرا پھیری کی ہے، ترقی اور استحکام کی احتیاط سے تیار کردہ تصویر پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فگرز کو فوج کیا ہے اور اس طرح مینیپولیٹ کر کے عوام کے سامنے ایک ترقی کی تصویر رکھی ہے جو کہ ہے نہیں. اس کے ساتھ ہی شہزادی نے فوجی رہنماؤں کے ساتھ حکمت عملی سے تعلقات استوار کیے، مرات اور ترقیوں کی پیشکش کر کے ان کی وفاداری کو اپنے حق میں لے لیا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ بڑے عرصے سے کچھ جرنلسٹ کہہ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے ان کو ملک سے نکال دیا گیا، یا وہ خود چلے گئے یا ان کو پکڑ لیا گیا. اچھا، بدلے میں اس نے اپنی حکومت کے مضبوط گڑھ کو محفوظ بناتے ہوئے اختلافات اور مخالفت کو دبانے کے لیے فوج کا استعمال کیا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے سیاسی مخالفین کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو یوز کرتے ہوئے ان کو تتر بتر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، زبردوز کر دیا. اور ہے بھی ایسا، لیکن حالات پھر بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. آج آپ الیکشن کروا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، بند دروازوں کے پیچھے وہ بدعنوان طریقوں، فنڈز میں غبن اور ذاتی فائدے کے لیے پالیسیوں میں اور ہیرا پھیری میں مصروف رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس 16 مہینے کی ان کی جو حکومت تھی اس دوران انہوں نے بہت غبن کیے ہیں، فنڈز کھائے ہیں. اب یہ فیکٹس اس کے کیا ہیں وہی جانیں اور وہی بتائیں. انہوں نے تو یہ ٹویٹ کر دی ہے. اور اس کے میڈیا کنٹرول کرنے نے اسے قومی خوشحالی کا بھرم پیش کرتے ہوئے اپنی بدعمالیوں سے توجہ ہٹانے کی اجازت دی ہے. مین ٹو سے یہ اس کی ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، اور وہ انگلش میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہہ رہے ہیں، ہر میڈیا کنٹرول allowed her to divert attention from her misdeeds while projecting an illusion of national prosperity. ایک طرف انہوں نے خوشحالی دکھائی اور دوسری طرف عدالتوں سے انہوں نے وہ فیصلے لے لیے جس کے تحت وہ بری ہوگی. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے گزشتہ دنوں کے آپ کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں. اور یہ ناظرین آج کا ولاگ تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور مزید شیئر کیجئے گا. آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.